सिर्फ B2B होलसेल मार्केट के अंदर डील करते हैं या आप डायरेक्टली क्लाइंट्स को भी देते हैं ज्वेलरी? नहीं, देखो सागर भाई, हम सिर्फ B2B ही डील करते हैं। उदित भाई, दिल्ली की मार्केट में या अगर ऑल ओवर इंडिया की मार्केट की बात करें तो बहुत मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे ज्वेलर्स सस्ता ज्वेलरी मांग, सस्ते टंच में या सस्ते के अंदर ज्वेलरी मिल जाए या कम से कम कॉस्टिंग के अंदर ज्वेलरी मिल जाए, तो वो बात कितनी वैलिड है? मतलब आप इसको कैसे जज करेंगे? जो क्वालिटी ऑब्सेशन मेरा है माल को लेकर, उसके लिए मैं कस्टमर भी वैसा ही ढूंढता हूँ जो मेरे माल की वैल्यू करना चाहता हूँ। बाजार में हर तरह का कस्टमर है। अब जो मेरी कास्टिंग है वो मैं 1% के अंदर से भी कम से बना सकता हूँ। हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री को तो उदित भाई अच्छा माल बनाने वाले ही चाहिए। क्वालिटी के ऊपर रेट मांगते हो, सिर्फ सामान बना के जो मार्केट में बिक रहा है उस रेट पे नहीं बेचते। क्वालिटी देने की जो हमारी आदत है उस पे हमें कभी ये चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते कि कस्टमर को हम ढूंढ रहे हैं। आप बुलियन नव से ही खरीदते हैं? हाँ जी, बुलियन मेरा काफ़ी बड़ा वेंडर है। मेरा मेजरली गोल्ड बार, उनसे ही मैं सोर्स करता हूँ। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक डिफरेंट टाइप का पॉडकास्ट लाने वाले हैं। आज वो दिन आ गया है। हमारे पहले गेस्ट आ चुके हैं जो गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री से हैं एंड बहुत ही अच्छी पोजीशन को होल्ड करते हैं। हम वेलकम करते हैं उदित जी को, जो कैलिस्टर ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की फर्म है। तो हेलो उदित भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सागर भैया, आप बताइए। एकदम बढ़िया। तो उदित भाई, सबसे पहले आप ये बताओ, आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितने समय से हो? मैन्युफैक्चरिंग में हमारी फैमिली बिजनेस 30 साल से है, बट मेरे को आए हुए 4 साल हुए हैं। तो आप सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं या इसके अलावा डायमंड ज्वेलरी या और चीज़ें भी मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं, हमारी लेगेसी है इस काम की, वो हैंडमेड ज्वेलरी की है। Okay. उसकी फैक्ट्री हमारी करोल बाग में है। ओके। सो वी हैव अराउंड 60 to 100 कारीगर्स, डिपेंडिंग मतलब काम के सीज़न के हिसाब से। तो वो हमारा हैंडमेड ज्वेलरी बनती है, रिंग्स, सारे छोटे आइटम उसमें। ओके। तो उसके बाद हमने कास्टिंग का शुरू करा था 4 साल पहले। इसमें हम कास्टिंग के सारे आइटम बनाते हैं, छोटे। कास्टिंग को अगर आप एज अ प्रोसेस डिफाइन करेंगे तो कास्टिंग क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुआ? कास्टिंग बेसिकली एक रबर मोल्ड से आप जो डिज़ाइन निकालते हैं, यू कैन मेक अ सेम डिज़ाइन 1000 टाइम्स। ओके। वेयर एज इन हैंडमेड थोड़ा प्रोसेस ऐसा रहता है कि हाथ से बनाई हुई अंगूठी हमेशा सेम नहीं बन सकती। हर पीस को कारीगर इंडिविजुअली बनाता है। यहाँ पे एक ही पीस आप मल्टीपल टाइम्स के अंदर निकाल सकते हैं। हाँ जी, जो आपकी डाई मोल्ड है, आप उस मोल्ड को कितनी बार भी कास्ट कर सकते हो, वो सेम पीस बिल्कुल सेम नंबर ऑफ टाइम्स बन सकता है। तो बेसिकली रेप्लिका बन सकते हैं कितने भी। ओके। तो जब भी आप बाज़ार के अंदर जाते हैं, आप सिर्फ B2B होलसेल मार्केट के अंदर डील करते हैं या आप डायरेक्टली क्लाइंट्स को भी देते हैं ज्वेलरी? नहीं, देखो सागर भाई, हम सिर्फ B2B ही डील करते हैं। हमारा विजन है 500 किलो बनाने का। अभी हम 100 किलो महीने का बनाते हैं। ओके। तो 500 किलो बनाने के लिए हमारे यहाँ हमें एक चैनल से चलना पड़ेगा। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए। ठीक है। हमारे जो होलसेलर्स हैं, हम चाहते हैं वो डीलर हमारे रहें और जो हमारा माल एक लॉट में जाए, मतलब 5 किलो अगर हमारी वैरायटी एक बार में जाती है तो 5 किलो माल उनके पास जाए और उससे डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर हम 500 किलो बनाते हैं और अगर हम एक 200 ग्राम, 500 ग्राम लोगों को देने लगे तो वो हम हैंडल नहीं कर सकते। और एक मैन्युफैक्चर का प्रोसीजर ही नहीं यही होता कि वो डायरेक्ट कस्टमर को डील करे। ओके। तो इस बिजनेस के अंदर आपका जो रेशो है ज्वेलर्स का या कॉर्पोरेट हाउसेस का या फिर रीसेलर्स का, वो किस टाइप का प्रोपोर्शन है? मतलब क्या मल्टीपल चेन स्टोर्स हैं इसमें, या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वाले ज्वेलर्स हैं, या जो सिंगल एक यूनिट लेके ज्वेलरी हाउस चला रहे हैं वो वाले ज्वेलर्स ज़्यादा हैं? कौन सा पार्ट इसमें सबसे ज़्यादा है जिससे आप डील करते हो? सबसे ज़्यादा सागर जी जिनसे मैं डील करता हूँ वो होलसेलर्स हैं अपने। आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी होलसेलर्स हैं जो 100 किलो का स्टॉक कम से कम रखते हैं हमने दुकान पे, अलग अलग वैरायटी का। ओके। वो हमारे बेसिक मेन कस्टमर्स रहे हैं। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आई, हाँ जी, उसके बाद होलसेलर्स आए, हाँ जी, और वो होलसेलर आपके माल को सारे ज्वेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो चेन स्टोर्स हो, चाहे वो सिंगल यूनिट्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ज्वेलर्स नहीं सागर जी, चेन स्टोर्स हमसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके पास अच्छी क्वांटिटी होती है
और चेन स्टोर जो खोलता है वो माल बल्क में ही उठाता है। ठीक है। अगर वो एक डिज़ाइन भी अपने उठाता है हमारी रिंग का, तो अपने 6 या 10 जितने भी शोरूम हैं सब में एक पीस तो लेता ही है। ठीक है। तो अगर उसको 1 किलो की नीड हमारी पड़ती है एक शोरूम के लिए, तो वो 6 किलो माल ही लेगा हमसे 6 शोरूम्स के लिए सपोज। ओके। तो चेन स्टोर्स, कॉर्पोरेट्स एंड होलसेलर्स, ये हमारे 3 मेन टारगेट क्लाइंट्स हैं जिनसे हमारा रेगुलर काम होता है। अच्छा, एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है जो आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि एक चैलेंज है, या सबसे ज़्यादा मतलब एक ऐसी चीज़ जो लोगों को समझ नहीं आती लेकिन वो एग्जिस्ट करती है एक होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? सागर भाई, सबसे बड़ी इसकी बात यही है, बनाने का पैशन। आपको कुछ क्रिएट करने का जो पैशन है वो ही आपको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ खींचता ले जाता है। हर आदमी का पैशन जिसका बनाने का है ही नहीं, कुछ क्रिएट करने का नहीं है, वो ज्वेलरी क्या किसी भी बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा सकता। ओके। मेरा जो पैशन इस काम में आया वो पापा के थ्रू आया। पापा भी मैन्युफैक्चर थे, तो एक लाइफ की फुलफिलमेंट होती है ना कि आपने ज़िंदगी में कुछ देना है किसी को। तो इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग लाइन चूज़ करी। ओके। कि मैं चीज़ें क्रिएट करके इसमें देना चाहता हूँ। और हमारी मार्केट में ना एक मैं बहुत बड़ा गैप नोटिस करता हूँ, अच्छा माल बनाने वाला। अच्छा। माल बनाने वाले बहुत हैं, अच्छा माल बनाने वाले कम हैं। तो जो ये गैप है मेरे को इसमें, मैं इसको फुलफिल करना चाहता हूँ। तो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री को तो उदित भाई अच्छा माल बनाने वाले ही चाहिए। हाँ। क्योंकि सस्ता और बेकार माल बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और अगर कस्टमर पे एक अच्छा माल नहीं जा रहा तो कस्टमर लॉस के ऊपर है। देखो सागर भाई, क्या होता है, जो होलसेलर है उसके पास हर तरह का क्लाइंट आता है। तो हल्के माल का भी आता है, अच्छे माल का भी आता है। बट हम जो हमारा परसेप्शन है माल को बनाने का, लोग पहले रेट देखते हैं बाजार का और उसके हिसाब से माल क्रिएट करते हैं। हम अपना माल क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर रेट रखते हैं। उसके ऊपर रेट रखते हैं क्योंकि क्वालिटी जो एक चीज़ है, मतलब क्वालिटी देने की जो हमारी आदत है, उसमें हमें कभी ये चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते कि कस्टमर को हम ढूंढ रहे हैं। ठीक बात। कस्टमर हमारे साथ जुड़ना चाहता है क्योंकि एक वर्थ जो वो पे कर रहा है उसमें अच्छा क्वालिटी का माल वो भी डिजर्व करता है, और वो भी ऐसे चाहते हैं, ढूंढते हैं कि हम उन लोगों से जुड़ें जिनकी प्रैक्टिसेस और सब एथिक्स बहुत, मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हो। तो आपकी बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। आप क्वालिटी के ऊपर रेट मांगते हो, सिर्फ सामान बना के जो मार्केट में बिक रहा है उस रेट पे नहीं बेच देते? नहीं सागर भाई, बिल्कुल। क्योंकि जो माल रेट के हिसाब से बनाया जाता है उसमें वो क्वालिटी आ ही नहीं सकती। और जो हमारा पैशन है काम को लेकर, या हमारी क्वालिटी हम देना चाहते हैं, वो अगर हम बाजार के रेट को देख के बनाएंगे तो वो हम कभी अचीव ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छी चीज़ों की कॉस्ट लगती है। अगर आप सारे कंज्यूमेबल्स जो हमारे हैं, हम पूरे वर्ल्ड से प्रोक्योर करते हैं। हमारे अलॉयज़ इंपोर्टेड है, जर्मनी से हमारी मशीन्स हैं, इटली से हमारे प्लेटिंग केमिकल्स आते हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों में कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। जो वो माल आप क्वालिटी, मेरी अंगूठी उठाकर अगर आप अंदर से बाहर से हर जगह से देखोगे, उसकी जो फील आपको मिलेगी, जो डायमंड की एक रिंग में फील आती है, वो आपको मेरी कास्टिंग ज्वेलरी में फील मिलेगी। वो फील देने के लिए एक कॉस्ट मेरी लगती है। मैं माल अच्छा बना सकता हूँ, बट अगर मुझे कॉस्ट ही नहीं मिलेगी तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा? उदित भाई, आप पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर आप स्टेप्स के अंदर डिवाइड करें और बड़े सिंपल स्टेप्स जो हमारी ऑडियंस समझ सके, तो आप कैसे करेंगे? मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरिंग बुलियन और लास्ट के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो रिटेल क्लाइंट पे गया, इस जर्नी को अगर आप समराइज करें तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं मैन्युफैक्चरिंग से बिजनेस के अंदर? सागर भाई, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, जैसे आपसे मैंने बुलियन से सोना खरीदा, तो नौ मेरे पास। आप बुलियन नव से ही खरीदते हैं? हाँ जी बुलियन मेरा काफ़ी बड़ा वेंडर है। मेरा मेजरली गोल्ड बार उनसे ही मैं सोर्स करता हूँ। तो जैसे मैंने बुलियन से सोना परचेज करा, ब्रिक सोर्स करी, उसके बाद हमारा पहला प्रोसेस ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होता है डिज़ाइनिंग। ठीक है। तो पहले हम डिज़ाइनिंग बनाते हैं, कैड से डिज़ाइनिंग होती है। कैड एक प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम डिज़ाइन करते हैं रिंग को। ठीक है। उसके बाद इसकी कैमिंग होती है। कैमिंग इज़ बेसिकली उस पीस का 3D प्रिंट। ठीक आप उस 3D प्रिंट से हम इसके बाद, जैसे हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ, इसके बाद ये कास्टिंग में जाता है। ठीक है। कास्टिंग में जाने के बाद जो हमारा गोल्ड होता है उसके साथ हम जो अलॉयज मिक्स करते हैं, जो भी उसका कैरेट बनाना होता है, उसके साथ मिलाकर उसकी कास्टिंग करते हैं। ठीक है। कास्टिंग के बाद हमारे पास अनफिनिश पीस एक तैयार आ जाता है। एज इट इज़ वो सेम डिज़ाइन
सोने में आ गया। इसके बाद हमारे 3 प्रोसेस होते हैं, फाइलिंग, पॉलिशिंग एंड प्लेटिंग। तो पहले फाइलिंग में वो जाता है, जितने भी उस पर स्क्रूज या मतलब दाग जो- धब्बे होते हैं वो हटाए जाते हैं। धब्बे और ये सब पॉलिश में हटते हैं। ओके। बट जो एक्स्ट्रा मतलब स्क्रू कहते हैं हम जिसे, आप समझिए कि रिंग के ऊपर एक डंडी लगाई जाती है जिसके थ्रू मेटल फ्लो होता है उसके अच्छा। अंदर, तो उसको स्क्रू कहते हैं। स्क्रू की कटिंग और उसको क्लीन करना और ये सब हम फाइलिंग में करते हैं। उसके बाद पॉलिश का प्रोसेस होता है और उसके बाद हम इसको प्लेटिंग में जाता है। अच्छा। प्लेटिंग में हम इसका कलर देते हैं और उसके बाद ये फाइनल क्यूसी में जाता है। क्यूसी के बाद हमारा प्रोडक्ट रेडी है। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन में और फिर आपके इसके बाद ये wholesalers जाता है के टैगिंग डिपार्टमेंट में। टैगिंग डिपार्टमेंट। हम इसको टैगिंग कराते हैं। हर आपके पीस के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, रिंग कौन से कैरेट की है, डिज़ाइन कोड क्या है, वेट क्या है, अगर स्टोन वाला है तो नेट वेट क्या है, ग्रॉस वेट क्या है, स्टोन वेट क्या है। इसके बाद ये पीस जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर लेता है रिटेलर से, रिटेलर्स अपने एंड कस्टमर्स को जो शोरूम में उनसे लेने आते हैं वो उनके पास पहुंचता है। पहुंचता है। उदित भाई, दिल्ली की मार्केट में या अगर ऑल ओवर इंडिया की मार्केट की बात करें तो बहुत मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे ज्वेलर्स सस्ता ज्वेलरी मांगता है कि सस्ते टंच में या सस्ते के अंदर ज्वेलरी मिल जाए या कम से कम कॉस्टिंग के अंदर ज्वेलरी मिल जाए। तो वो बात कितनी वैलिड है? मतलब आप इसको कैसे जज करेंगे? मैं 2 पॉइंट्स में इस चीज़ को ब्रेक करता हूँ। अगर कोई ज्वेलरी सपोज 5 टंच के अंदर आती है एंड ऑल ओवर मार्केट के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर वो 3 टंच पे भी बिक रही है, तो उसमें क्या लूप होल है? फर्स्ट। सेकंड, अगर कोई आदमी वो 5 टंच की ज्वेलरी आपसे 4 टंच में या 3 टंच में डिमांड कर रहा है, तो उस कस्टमर को आप कैसे टैकल करते हो? साहिर भाई देखो, बात ऐसी है कि जो क्वालिटी ऑब्सेशन मेरा है माल को लेकर, उसके लिए मैं कस्टमर भी वैसा ही ढूंढता हूँ जो मेरी माल की वैल्यू करना जानता हूँ। ओके। बाज़ार में हर तरह का कस्टमर है। अब जो मेरी कास्टिंग है वो मैं 1% के अंदर से भी कम से बना सकता हूँ उसे। जो कास्टिंग का प्रोसीजर होता है वो सिर्फ 0.2% का ही उसमें काम है। ओके। जो मेन आपका खर्चा जाता है वो कंज्यूमेबल्स एंड पॉलिश। पॉलिश इज़ अ वेरी की फैक्टर जो एक कॉस्ट को डिराइव करता है एक पीस कास्टिंग की। तो जो आपकी पॉलिश है, आप उसको अगर 2% की ही अंदर पॉलिश करोगे तो माल 1% के अंदर अंदर भी वो तैयार हो सकता है। और जो हम पॉलिश करते हैं वो 10% होती है। सो मतलब देखो, मैं आपको एक सिंपल शब्द में बताऊं, जैसे हमने 10 किलो माल पॉलिश करा, 10 किलो माल में 10% की वेस्टेज 1 किलो गई, तो 1 किलो की जो पाउडर उसका निकलता है उसको अगर हम वो करते हैं, रिफाइन कराते हैं, तो उसमें जो हमारे पास गोल्ड आता है 1 किलो में वो 3-4%, 5% कम आता है। अच्छा। तो जितना अगर हम कम पॉलिश करेंगे, सपोज अगर आपने 2% पॉलिश करी तो आप 500 किलो कर लोगे, तब आपका 1 किलो का लॉस जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कॉस्ट ड्राइव होती है। अब लोग जो बेसिक माल बनाते हैं, अब इसमें एक पॉइंट और भी है, जैसे प्लेटिंग होती है तो एक प्रोसीजर सुना होगा आपने, चटका। अच्छा। तो अगर जो आपका आर्टिकल है, अगर आप उसको एसिड में डालते हो गर्म करके, तो यू विल गेट अ गुड येलो कलर जो चटके से आता है। ठीक है। वेराज जो हम करते हैं वो एक प्लेटिंग का प्रोसीजर है, उसके ऊपर माइक्रोन्स चढ़ते हैं, गोल्ड चढ़ाया जाता है। करेक्ट। तो वो उसका केमिकल और ये सब जो प्रोसेस है और जो ये पॉलिश है, इसकी वजह से कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है। मैं अपने जिस रेट पे बेच के भी जो मैं मार्जिन कमा रहा हूँ, वो जो कम रेट पे माल बेच रहे हैं उससे भी कम हो सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं उदित भाई कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप स्टेप्स मिस करो तो कम कॉस्टिंग पे लाया जा सकता है। बिल्कुल सागर लेकिन भाई, तब आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल सागर भाई। अंगूठी को आपने कास्टिंग करी तो अंगूठी आपके हाथ में आ गई, बट अगर अंदर से आप उसको पॉलिश नहीं करो, सिर्फ बाहर से पॉलिश करके दे दो, तो आपकी आधी कॉस्ट में अंगूठी तैयार हो जाएगी। ठीक है। और बाहर से अंगूठी अगर कोई देखेगा तो देखने में तो वो वैसी लगेगी, इसलिए उसकी कॉस्टिंग का बहुत फ़र्क आ जाता है। तो जब भी आप, जैसे आपकी इंडस्ट्री गोल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है और गोल्ड के रेट्स आजकल इतने फ्लक्चुएट करते हैं, तो आप अपनी सप्लाई को पूरा करने के लिए गोल्ड की फ्लक्चुएशंस को कैसे हैंडल करते हो? मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है गोल्ड की फ्लक्चुएशंस का आपके बिजनेस के ऊपर? सागर जी देखो, ज़्यादा फर्क तो हमारे बिजनेस में पड़ता कम है, नहीं पड़ता, क्योंकि हम पार्टी से या तो एडवांस पे काम करते हैं या ऑन स्पॉट बेसिस पे पेमेंट में काम करते हैं। तो जो भी फ्लक्चुएशन आती है उससे ज़्यादा हमारे बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि बेसिकली अगर किसी के पास थोड़ा रेट की फ्लक्चुएशन चलती है,
तो लोग बुलियन जो उन्होंने परचेज कर रखा होता है वो हम इशू कर कर उस पर माल बनवा लेते हैं। तो रेट की फ्लक्चुएशन से ज़्यादा हमारा ये काम पे फ़र्क नहीं आता। अच्छा, मतलब आपके बिजनेस के अंदर रेगुलर सप्लाई ऑफ बुलियन की ज़रूरत होती है, जो आइदर कस्टमर आपको प्रोवाइड करता है या आप उससे अपने बुलियन डीलर से हाथों हाथ परचेज करके रेट कट करके अपने पास ले आते हो। करेक्ट। आप अपने बिजनेस को सप्लाई में इफेक्ट नहीं होने देते बुलियन के लिए। करेक्ट। हमारी गेम जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की है उसमें कंटिन्यूस रेगुलर सप्लाई ऑफ गोल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू कीप द फैक्ट्री रनिंग वी हैव टू हैव गोल्ड एटलीस्ट 3 times of what we manufacture right now. So for example, अगर मेरे को 1 किलो गोल्ड की ज्वेलरी बनानी है, so I should be having 3 kgs of gold for that. अच्छा, तो 1 किलो जो मेरे बनाने में चल रहा है फ्लोर पे, 1 किलो वो, 1 किलो गोल्ड वो जो मेरे क्लाइंट के पास मैंने माल दिया है उससे आना है, और 1 किलो गोल्ड वो जो मेरे को अगली कास्टिंग के लिए अपने पास रखना होता है। ओके। तो 1 किलो की माल बनाने के लिए हमें को 3 किलो का गोल्ड हम इसको इस चैनल के थ्रू काम करते हैं। ओके। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ गोल्ड हम हमेशा मेंटेन करते हैं, तो हमारे काम पे इससे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि जब भी आप मल्टीपल कस्टमर से डील करते होंगे तो उस समय पे जो भी बुलियन रेट्स चल रहे हैं या फिर वो ज्वेलर्स जिन बुलियन डीलर्स के कांटेक्ट के अंदर हैं, तो उन रेट्स के अंदर डिफरेंस आप फेस करते होंगे। आप उस चैलेंज को आपने कैसे ख़त्म किया, या मैं कहूँ बुलियन नर्व अगर आपका सप्लायर है तो उसने आपकी कैसे हेल्प करी? देखिए, हमारा जो ट्रेड है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करता है। हमारे काम में जो एक इंसान का कैरेक्टर और वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो जैसे बुलियन नर्व वाले हमसे हमारा काम होता है तो बहुत चीज़ों में वो हमें सपोर्ट देते हैं। सी कस्टमर सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर द सेल्स। तो जैसे बुलियन नर्व वाले हैं और मेरे बुलियन डीलर्स जो रहते हैं या मेरी पार्टियों के रहते हैं, तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि अगर कई बार रेट फ्लक्चुएट होता है तो हम एक सर्टेन अमाउंट उनको बेचकर गोल्ड प्रिक्योर कर लेते हैं, और रेट फिक्सिंग हम थोड़ा स्टेबल होने के बाद भी कर लेते हैं। ये फैसिलिटीज़ हमें अपने बुलियन वालों से हमें प्रोवाइड कराते हैं वो। ठीक है। तो इसलिए हमारी कभी भी सप्लाई चेन में दिक्कत नहीं आ पाती है। ठीक है। उदित भाई, बिना कोई नाम लिए अगर दिल्ली की मार्केट की बात करें और दिल्ली के साथ ही बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद और चेन्नई की मार्केट की बात करें, तो एज अ बुलियन डीलर हम लोग आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, या हम लोग ऐसी क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जिससे आप लोगों का बिजनेस इंक्रीज हो? सागर भाई देखिए, इसमें हमारा जो एक चैलेंज है एज ए मैन्युफैक्चरर जो आ रहा है, जब हम नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं तो हमारे बुलियन में हमें हमेशा सपोर्ट मिलता है और हमारा काम बहुत इजी गोइंग रहता है। बट जब हम नॉर्थ इंडिया से बाहर निकलते हैं, साउथ इंडिया हो गया, ईस्ट इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया हो गया, जैसे हमारी एग्जीबिशंस ऑल ओवर इंडिया लगती है, हैदराबाद हो गया, केरला, जयपुर, तो इन सिटीज़ में जब हमारी एग्जीबिशन लगती है और मेरे वेंडर्स बनते हैं, तो जो वहाँ का बुलियन का रेट है और जो हमारे दिल्ली में बुलियन का रेट डिफाइन होता है, उसमें एक छोटा गैप आ जाता है। बिकॉज मे बी कि शिपमेंट जो आती है वो बॉम्बे लैंड होती है या XYZ जो भी रीज़न है वो बुलियन वाले ज़्यादा समझते हैं। तो एक जो रेट का डिफरेंस और गैप आता है, अगर वो हमारे बुलियन वालों से हमें सपोर्ट मिले तो हमारी जो पार्टनरशिप बुलियन वाले से है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और डिफाइन ही हो जाएगी। मतलब हम एक्सक्लूसिव हम चाहते हैं, हमारा भी एक मन का वो रहता है कि हमारा बुलियन वाला एक ही रहे। एक बुलियन वाले से ही हम जितना माल बनाएं, अगर हम 500 किलो में माल बना दें तो 500 किलो उसी से है। बिल्कुल। क्योंकि एक जो मतलब बार की क्वालिटी हो गई या कुछ भी है, उसमें कभी चेंज नहीं आना चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि उसमें कभी चेंज आए। तो अगर वो जो रेट का गैप है, जो एक डिफरेंस आ रहा है, अगर वो फुलफिल हमारा बुलियन वालों कर सकें, अगर वो कर सकते हैं, तो हमारे लिए जो उनके साथ पार्टनरशिप है, या आप उसको कह रहे हो इम्पैनलमेंट करना हो, तो वो हम एक चीज़ एडिशन कर सकते हैं। मतलब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड की जा सकती है मैन्युफैक्चरर्स के साथ, अगर रेट के जो डिफरेंसेस हैं विद इन स्टेट्स उसको हम कम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि बॉम्बे से हमें कुछ माल प्रोक्योर करना ही इसलिए पड़ता है बुलियन डीलर से, क्योंकि हमारे दिल्ली वाला रेट वो मैच नहीं कर पाता, एंड द कस्टमर इज नॉट रेडी टू बेयर द डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ द रेट। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है उदित भाई
जब भी बुलियन जब पोर्ट्स के ऊपर आता है तो वो सबसे ज़्यादा चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई के पोर्ट पे या अहमदाबाद के पोर्ट पे लैंड करता है। तो सबसे सस्ता माल चेन्नई और अहमदाबाद पोर्ट के ऊपर हो गया, वहाँ से वो बॉम्बे की तरफ और दिल्ली की तरफ आता है। इन चारों सिटीज़ के अंदर देखा जाए तो दिल्ली लास्ट मार्केट हुई जहाँ पे बुलियन की सप्लाई आई और वहाँ से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई। इस वजह से दिल्ली का रेट बाकी स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप हो रहे हैं, आपके जैसे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और एक ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, तो दिल्ली भी इक्विवेलेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बन के और बुलियन के रेट्स को कम पे ला सकता है। उसके लिए वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स और अच्छे बुलियन डीलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो उदित भाई, जैसे बहुत लोग आजकल ज्वेलरी बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, आप देखें जिनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, वो अपना सेकंड या थर्ड बिजनेस या नेक्स्ट वेंचर मानते हैं कि वो ज्वेलरी बिजनेस के अंदर आए। तो जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं इस लाइन में, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे या आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो उनके लिए यूज़फुल है? देखो सागर भाई, क्या है कि अगर और लोग मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आना चाहें तो ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि हर माइंड एक क्रिएटिव माइंड होता है। तो एवरी पीस दैट विल कम फ्रॉम एनी अदर गाय विल बी अ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो आपको हर बार नई वैरायटी, नए उनके आइडियाज़, और उसकी वजह से एक वाइड वैरायटी ऑफ ज्वेलरी मिलने को शुरू होगी। बट मैं जो भी इस लाइन में आना चाहेगा, मेरी एक उसको सजेशन ये रहेगी कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस का जो गेम है वो बहुत पेशेंस का है। ओके। मतलब अगर आप 2 साल तक भी काम को करते हुए मतलब डिजायर sustain कर सकते नहीं आ पा हैं, रहे, नहीं कुछ भी, किसी भी मतलब चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटी सस्टेन करने की और सहने की वो एक उनको सेट करके आनी पड़ेगी। एवरी डे इज़ नॉट अ रोजी डे। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में घुसते हो ना, तो आउट ऑफ 30 डेज 25 डेज आर नॉट रोजी डेज। तो वो जो आपका टाइम होने वाला है, उसमें अगर जो सस्टेन कर सकता है या मतलब हिम्मत रख सकता है, और लेबर के इश्यूज आते हैं और ये चैलेंजेस फेस करने की पेशेंस रखेगा, वो ही मैन्युफैक्चरिंग के काम में आए। अगर वो पेशेंस नहीं है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो ट्रेडिंग बिजनेस में जाए। ठीक है, ये बात तो हुई मैन्युफैक्चरिंग एंड पे। जो लोग रिटेल बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, अगर वो सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं या मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहे हैं, तो उनको मैन्युफैक्चरर्स को किस बेसिस के ऊपर चूज करना चाहिए? सपोज एक एग्जीबिशन है, उसमें 10 मैन्युफैक्चरर्स ने अपना सामान पेश करा है या सामान लगाया है, दिखाया है, तो एक रिटेलर किस बेसिस के ऊपर अपने मैन्युफैक्चरर को चूज कर सकता है? देखिए सागर भाई, बहुत सिंपल सा इसमें रहता है। हर एक अच्छा आदमी जो अच्छा माल बेचता है, वो एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ना चाहता है। जो एक रिटेलर की एक मतलब रिक्वायरमेंट है, तो वो ये रहती है कि एक उसकी 3 रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो बेस्ट फिनिश उसको मिले, सेकंड उसकी रिक्वायरमेंट है बेस्ट डिज़ाइंस। ठीक है, क्योंकि एवरी डे डिज़ाइंस चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड बदलता है। तो रिटेलर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको विद टाइम अपनी इन्वेंट्री अपडेट करनी होती है विद न्यू डिज़ाइंस। ठीक है। अगर वो उस टाइम पे अपडेट नहीं करेगा तो वो मार्केट में पीछे हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो ऑर्डर की रहती है। लाइक जो रिटेलर, एक कस्टमर आता है, सपोज आप अगर ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, तो आपने अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदी, तो आपकी वाइफ का साइज ज़रूरी नहीं है वो साइज हो जो ज्वेलर के पास एट प्रेजेंट हो। ओके। तो सबसे बड़ा रिटेलर के पास जो चैलेंज है और जो वो ढूंढता है, दैट इज कस्टमर सर्विस। तो अगर इस बात को हम समराइज करें, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हुई क्वालिटी और फिनिश की, जो एक मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा। सेकंड, एक मैन्युफैक्चरर अपने डिजाइन को कितनी जल्दी अपडेट कर रहा है और नए डिजाइन अपने रिटेलर को प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड। एंड थर्ड, एक ऑर्डर देने के बाद वो ऑर्डर कितनी जल्दी प्रोसेस हो रहा है एक मैन्युफैक्चरर के पास। बिल्कुल सागर भाई, इन तीनों पॉइंट के साथ एक पॉइंट और मैं जोड़ूंगा कि जो उसको ये माल चाहिए, उसका रेट भी उसकी वर्थ हो। बिल्कुल। अगर वो 100 रुपए का माल खरीद रहा है, तो उसको 100 रुपए की वैल्यू मिले, 110 रुपए ना देने पड़े, क्योंकि जो मार्जिन वो बचाएगा
वो अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकता है। बिल्कुल ठीक जिस बात। हिसाब से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है उस हिसाब से मार्केट में जो मार्जिन अपने श्रिंक आदमी कर सकता है वो जितना भी बेनिफिट मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट ले सकता है वो बेनिफिट वो कस्टमर को अपने पास करेगा और अपने कस्टमर को रिटेन करके रख सकता है। जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो वो अपनी मेकिंग थोड़ी रिड्यूस कर कर एक बेनिफिट कस्टमर को ऐड कर सकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप पूछना चाहूँगा उदित भाई। आप देखिए बहुत सारे ज्वेलर्स आज की डेट के अंदर इस चीज़ पे फिक्स हो जाते हैं कि हम इन पर्टिकुलर मेकिंग चार्जेस के अंदर ही ज्वेलरी बेचेंगे। सपोज एक ज्वेलर बोलता है कि मैं 5% मेकिंग चार्जेस पे ही ज्वेलरी बेचूंगा, मैं 8% पे ही बेचूंगा, मैं 10% पे ही बेचूंगा। यही हम तनिष्क मालाबार की बात करें तो उनके मार्जिन 15 से 20% तक के भी होते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या ज्वेलरी सिर्फ 3% की आती है, क्या 15% की ज्वेलरी भी आती है? क्या ज्वेलर्स अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइप की ही ज्वेलरी बेच रहे हैं? तो मतलब आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालो कि ज्वेलरी किस किस तरीके की आती है, किस किस वेस्टेज की आती है, और क्या क्या चीज़ें लोग ज्वेलर्स नहीं रखते अपने पास और क्या क्या लोग अच्छे ज्वेलर से ले सकते हैं। देखिए सागर जी, क्या है, जो रिटेलर है वो एक देखिए कॉर्पोरेट ग्रुप्स का तो क्या है कि पूरी इंडिया उनके पास कैटर करने के लिए है, इनफैक्ट वर्ल्ड ही मान लीजिए आप, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो बाहर भी हैं। तो इनको तो ये प्रोक्योर करते हैं हर तरह की ज्वेलरी एंड ओनली द बेस्ट ऑफ बेस्ट जो इनके पास क्वालिटी जाती है उसमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। वेयर एज जो अपने छोटे रिटेलर्स होते हैं उनके साथ एक चैलेंज ये होता है, जो भी उनके पास एक कस्टमर आने वाला है वो उनके 10 किलोमीटर्स के रेडियस वाला ही कस्टमर होता है। ठीक है। जो अगर उससे दूर का भी कस्टमर आता है तो जो उनके पुराने कस्टमर्स हैं जिनकी मतलब पुश्ते उनसे लेते हुए आ रही हैं, उनके बच्चे या उनकी बेटियां जहाँ शादी होकर गई हैं वो भी वो आपसे आकर लेती हैं, तो उनका कस्टमर बैंडविड्थ वही रहता है। ठीक है। तो उनके पास ये चैलेंज होता है कि जो कस्टमर की डिमांड है अगर वो कितनी क्लाइंट पे करने को तैयार है वेस्टेज, अगर मतलब क्लाइंट की जो एरिया है वो थोड़ा छोटा है तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्वालिटी बहुत एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी लाने के लिए। ठीक है। उसको मीडियम क्वालिटी का माल ही थोड़े कम रेट पे बाजार से प्रोक्योर करना ही पड़ता है। ओके। क्योंकि जो वो गैप है, अगर वो मतलब अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी लेगा जिसका थोड़ा प्राइस हाई है तो वो जो अपनी मार्केट है वो उसकी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकता। तो हम इसको इस तरीके से पुटअप कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए की गाड़ी भी आती है, 50 लाख की भी आती है और 1 करोड़ की भी आती है। ऐसे ही ज्वेलरी 3% की भी आती है, 5 की भी आती है, 10 की भी आती है, 15 की भी आती है। आप पे किस तरीके का कस्टमर है और वो कितने % की ज्वेलरी मांग रहा है, यही डिसाइड करता है कि आप किस वेस्टेज के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। उदित भाई, रेट्स जो इतने बढ़ रहे हैं गोल्ड के, डिज़ाइन वाइज और वेट वाइज क्या चेंजेस आए हैं आपके सप्लाई चेन के अंदर? देखिए सागर भाई, जैसे जैसे रेट बढ़ता जा रहा है गोल्ड का, तो हमने भी मार्केट को समझा है और कस्टमर की नीड्स को समझते हुए अब हम जो इनोवेशन लाए हैं मार्केट में वो है अल्ट्रा लाइट वेट ज्वेलरी। अल्ट्रा लाइट वेट ज्वेलरी वो ज्वेलरी है जो अगर आप जैसे एक अंगूठी का एग्जांपल लीजिए तो वो अंगूठी हम जो पहले 3 ग्राम में बनाते थे अब हम उसको कोशिश करते हैं कि 2 ग्राम 1.5 ग्राम के अंदर बनाएं विद द सेम ड्यूरेबिलिटी। ओके। ड्यूरेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम कस्टमर के साथ मतलब हमें उसको देनी है। ये ड्यूरेबिलिटी अलॉयज के थ्रू चेंज की जाती है? अलॉयज का भी इसमें काफ़ी बड़ा पार्ट है, बट जो डिज़ाइन मतलब इनोवेशन करते हैं या जो हमारे डिज़ाइन टीम है उनके साथ हम बैठ के यही हमारा वो रहता है कि डिज़ाइन को हम किस तरीके से फैलावट भी दें कि कस्टमर को फील आए 3 ग्राम की, बट उसके पैसे 2 ग्राम के अंदर वो अंगूठी आ जाए और अंगूठी टूटे भी ना। सालों साल अगर कभी वो उसको वापसी भी करने जाए तो उसको एक बहुत अच्छी वैल्यू मिले, वो कभी टूटे ना और मतलब उसको वो लाइफ लॉन्ग पहन सके। ठीक है। क्योंकि जो उसने बेचारे ने पैसे दिए हैं वो कभी भी उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत गलत इन्वेस्टमेंट अपनी कर दी। ठीक है। ब्रांड को आगे लेके जाने के लिए, अपने ज्वेलरी ब्रांड को आगे लेके जाने के लिए क्या स्टेप्स कर रहे हैं अभी, और आप क्या सोचते हैं कि आज से 5 साल बाद आपका ब्रांड कहाँ पे लाई करेगा? तो सागर भाई, मैं अपनी वैसे ब्रांड प्रमोशंस के लिए पूरे इंडिया में एग्जीबिशन लगाता हूँ। ठीक है। इंडिया का कोई ही पार्ट ऐसा होगा जहाँ हमारा स्टॉल नहीं होता एग्जीबिशन में, जिससे कस्टमर अवेयरनेस बढ़े।
प्लस जो हमारी लोकल मार्केट्स होती हैं उनमें हम एक अपना एग्जीक्यूटिव बेच के कस्टमर से पर्सनल टच बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसको अवेयर करते हैं कि एक ब्रांड मार्केट में फ्लोट है करता है जो आपको एक क्वालिटी विद गुड रेट्स प्रोवाइड करता है। तो ये एक हमारी ब्रांडिंग का पार्ट है। प्लस इसके साथ हम प्रमोशंस करते हैं, जैसे एग्जीबिशंस के अंदर भी हम ब्रांडिंग्स लेते हैं और जो हमारे पीसेज हैं पीस के ऊपर आपको हमेशा हमारा टैग मिलेगा, हमारी स्टैम्प मिलेगी और जो पीस जिस पैकेट में होगा उसके ऊपर भी हमारी ब्रांडिंग आपको मिलेगी। साथ में हम इस चीज़ का ब्रांड के साथ में हमारा एक जितनी भी वर्ल्ड में एग्जीबिशन होती हैं हम उन सब में विजिट करते हैं। ऑनवर्ड ट्रेंड क्या आने वाला है, टाइम के साथ क्या चेंजेस चल रही हैं, वो सब भी हम अपडेट रखते हैं अपने ब्रांड के लिए कि हमारे ब्रांड में जो भी लोग जुड़े हैं उनको विद टाइम कोई जो भी नया ट्रेंड आता है वो टाइम से पहले हमारे पास मिले, ठीक है, और वैल्यू ऐड करे कि उसका कस्टमर जो मांगने वाला है वो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स के पास अवेलेबल हो। राइट, ये हमारी एक कोशिश रहती है। और हमारी आने वाले 5 साल में तो जो टॉप 5 में नाम है उसमें आप हमारा नाम देखेंगे, क्योंकि जो एथिक्स और वैल्यूज़ लेकर हम काम को लेकर जा रहे हैं उसमें हमारे को बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल रही है और हमारे साथ बहुत अच्छे बिजनेस आपसे जुड़ रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर जो आदमी या जो हाउस एथिक्स के साथ चला है वही आगे बढ़ा है। सो बेस्ट ऑफ लक उदित भाई, एंड हम चाहेंगे कि आपकी जैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्रो करें एंड एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बुलियन सप्लायर्स का बिजनेस भी आप लोगों के साथ उसी तरीके से ग्रो करता है। बिल्कुल सागर भाई, हैंड इन हैंड चलने वाला हमारा बिजनेस है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन फ्यूचर बिल्कुल क्रिएट होगी जो हमारी बुलियन डीलर से डायरेक्ट रहेगी, वो मैन्युफैक्चर और बुलियन वाले के लिए काफ़ी गेम चेंजर रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।